नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो हमने यहाँ पे है पीवाईक्यू सीरीज को जो है शुरू किया था और इसी सीरीज के अंदर जो है हम 17वें भाग तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इससे पहले जो है 16 भाग कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, जिससे जो है आप अपने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और जो है आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जीके जीएस के जो प्रश्न है यहाँ पे 50 प्रश्न जो है जीके जीएस के पूछे जाते हैं। इस वजह से जीके जीएस का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट जो है मुद्दे पे आते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी समझदार बच्चे हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब का जो मुख्यालय है ये लंदन के अंदर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना 1787 में की गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और एक आप ये याद रखना, जो मेलबर्न क्रिकेट जो स्टेडियम है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखना। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्लब की बात करें तो 1787 में स्थापना हुई थी और लंदन में ये क्लब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा जो है प्रांतों का स्वायत्तता मिली। तो ये किस जो ब्रिटिश सरकार सुधार था, किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों को स्वायत्तता मिली? तो ये मिली थी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे संविधान के अंदर भी जो काफ़ी सारे जो लिए गए हैं, सुधार लिए गए हैं या फिर अनुच्छेद लिए गए हैं, अधिनियम लिए गए, वो काफ़ी हद तक जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गए हैं। प्रांतों को स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मिली थी और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। और कब किया था? 1935 में किया था। और लागू कब हुआ था? तो ये भी आप याद रखना, ये जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम, ये लागू हुआ था 1937 के अंदर। ठीक है, 1937 में जो ये लागू हुआ था। और इस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता की जो है शुरुआत हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा गया है। बुद्ध का जो वास्तविक नाम है ये क्या हो जाएगा? तो सिद्धार्थ जो है बुद्ध का वास्तविक नाम हो जाएगा। शुद्धोदन जो है इनके पिता का नाम था। बुद्ध के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लिखने की हिम्मत नहीं है इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इनका जो जन्म था, महात्मा बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। जो बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध का, वो बचपन का नाम सिद्धार्थ होता था। और इनके पिता का नाम यानी कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम जो है शुद्धोदन होता था। माता का नाम महामाया होता था। परंतु इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी ने किया था, जिसका नाम था महाप्रजामति गौतमी। इनकी मौसी ने ही जो है इनका पालन पोषण किया था। और इनके बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम था राहुल। और महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये अलार कलम थे, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व जो है 80 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया था। और इनके जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? आनंद जो थे इनके प्रथम शिष्य थे। घर किस उम्र में जो है इन्होंने त्याग दिया था, मतलब घर से कब निकल गए थे? तो 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने घर त्याग दिया था। और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये वीडियो थोड़ा सा आराम से 2 बार देख लीजिएगा। मैंने सारी डिटेल जो है महात्मा बुद्ध के बारे में जितनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए वो सारी बता दी है। आराम से इसको सुन लीजिएगा एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? मतलब जब किडनी होती है वो अच्छे तरीके से जो है काम नहीं करती तो उसमें जो है यूरिया की मात्रा जो है वो इकट्ठी हो जाती है। इस स्थिति को जो है क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है यूरीमिया। यूरीमिया जो है इस स्थिति को कहा जाता है, यानी कि
जब किडनी अपना काम अच्छे से नहीं करती है और उसके अंदर यूरिया इकट्ठा हो जाता है तो इसको जो है यूरीमिया जो है कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो है राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 245 है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 233 जो है राज्य, मतलब जो 233 सदस्य होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो 12 सदस्य बच गए उनको जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी कि 233 प्लस 12 जो है ये हो जाएगा 245। ठीक है, 233 जो है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और जो 12 है उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऐसे ही जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय हैं लोकसभा के अंदर, वो उनको जो है अब खत्म कर दिया गया है। तो ये जानकारी आप याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं बता भी दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजीरी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो ये एक बंदरगाह है जिसका नाम चेरा है, माफ कीजिएगा मुजीरी है, चेरा बंदरगाह मुजीरी ये पूरा नाम है बंदरगाह का। ये निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा केरल राज्य के अंदर ये अवस्थित है। तो प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह जो मुजीरी है ये केरल के अंदर अवस्थित है। मुजीरिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। मालाबार तट पर यह अवस्थित है, केरल के मालाबार तट पर। मालाबार तट पर अवस्थित है और ये प्राचीन बंदरगाह है। भारत के वर्तमान केरल राज्य में ये अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है। मतलब बेसिक सी चीज ये पूछी गई है, भारत के संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑब्वियसली अमेरिका के संविधान से जो है ये लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आप ये सुन लीजिएगा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान में, अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे सर्वप्रथम लिखा गया संविधान है और सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद और 27 संशोधन है। अमेरिका का संविधान को जो है 17 सितंबर 1787 को अपनाया गया था। अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 को जो है लागू हुआ था। ये दोनों डेट्स आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अमेरिका का जो संविधान है 17 सितंबर 1787 को अपनाया गया था, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है लागू कब हुआ था, मार्च 1789 में लागू हुआ था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1787 अपनाया गया। लागू कब हुआ, लागू हुआ 1789 में। ठीक है, ये दोनों डेट्स आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अनिश्चितकाल जो स्थगन होता है उसके संदर्भ में साइन डाई शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो वो होता है अनिश्चित काल के लिए, ये इसका जो है अर्थ होता है। उसके बारे में, इसके बारे में जो संसद के ये जो स्थगन प्रस्ताव होते हैं इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। संसद की बैठक का जो पहला घंटा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। इस दौरान संसद के सदस्य सरकार से जो है सवाल पूछते हैं और मंत्री जो होते हैं वो उनके जवाब देते हैं। प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल बैठक का पहला घंटा होता है और जो शून्यकाल होता है वो दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? शून्यकाल की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 1962 में जो ये है शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया है यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घासों के जो मैदान है उनको स्टेपी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घासों के मैदान को स्टेपी बोला जाता है। कुछ और मैं बता देता हूँ, जैसे कि पंपास जो है ये कहाँ का हो जाएगा घास, तो पंपास जो है ये हो जाएगा अर्जेंटीना का।
अर्जेंटीना के अंदर जो है ये घास पाई जाती है। उसके बाद आप वेल्ड्स की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये रखना, डाउन्स याद रखना। डाउन्स कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। वेल्स हो जाएगा अफ्रीका के अंदर। ठीक है। उसके बाद एक दो चीज़ें और याद रखना। स्टेपी मैंने बता दिए, यूरोशिया यानी कि यूरोप के अंदर स्टेपी पाए जाते हैं। उसके बाद एक दो चीज़ और याद रख लेना, जैसे कि कंपास हो गया, ये कहाँ पाया जाता है? ये ब्राज़ील के अंदर पाया जाता है। उसके बाद लानोस हो गया। लानोस कहाँ पाया जाता है? तो लानोस वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है, वेनेजुएला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में, अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में अवस्थित है, और मदुरई कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जो है मदुरई मंदिर अवस्थित हो जाएगा। और ये किस को समर्पित है? मीनाक्षी मंदिर जो है भगवान शिव की पत्नी जो मीनाक्षी थी उनको समर्पित है। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये किया था कुलाशेखर पांडियन। तो कुलाशेखर पांडियन ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियसली जो है वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और 26 नवंबर को किस लिए याद किया जाता है? एक तो संविधान दिवस के रूप में याद किया जाता है। और एक चीज के रूप में और किया जाता है 26 नवंबर, वो आप मुझे बताइएगा किस की याद में जो है 26 नवंबर को याद किया जाता है? जो है प्रत्येक वनडे एग्जाम से पूछा जाता है कि ये जो दिवस है निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है? चलिए आप बताइएगा क्वेश्चन में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुनियन को माना जाता है, और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जो है जनक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है कब हुई थी? जनवरी 1970 में हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? आप 1970 याद रख लेना, जनवरी वगैरह मंथ वगैरह इसके अंदर नहीं पूछता है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है हमारे, इनको किसके लिए जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति का इनको जनक माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक ये हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया, भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है, संविधान संघीय नहीं है, यह संविधान के अनुसार नहीं हो सकता, यह संविधान के अनुसार हो सकता है, या फिर संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में नए राज्यों का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर दिया गया है। ये भी आप याद रखना, अनुच्छेद 3 के अंदर जो है संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। और नए राज्यों का कैसे कर सकती है? जो कोई राज्य है उसमें से काट कर एक नया राज्य बना सकती है, या फिर उसके जो राज्य है उसमें और ऐड कर सकती है। ये सारे जो है सुधार कर सकती है संसद, मतलब संसद की अनुमति के द्वारा ही ये सारे काम हो सकता है। भारत के नए राज्य का निर्माण हो सकता है संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? तो इनमें से किस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन खेल से है? 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उबेर कप का जो संबंध है ये महिला बैडमिंटन कप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर
पुदुचेरी किस वर्ष किया गया, तो ये किया गया था 2006 में। कहाँ है 2006, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2006 के अंदर जो है ये नाम परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, पांडिचेरी से पुदुचेरी जो है नाम कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया सरकारी आय का राष्ट्रीयकरण योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है। तो सरकारी आय का जो राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय है, जो यानी कि व्यय यानी कि खर्चा, जो खर्च होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मुद्रास्फीति अंतराल जो है ये कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस नाम से अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को जो है आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट में बोला गया है एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है। तो एक वर्ष में जो बजट सत्र की जो अवधि होती है वो होती है फरवरी से लेके मई तक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बजट सत्र की जो अवधि होती है वो होती है फरवरी से मई, यानी कि जनवरी के एंड में और अप्रैल के एंड में यानी कि मई के स्टार्टिंग में जो है ये इसकी अवधि होती है बजट सत्र की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो इसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है ये भी आप याद रखना। बजट सत्र की अवधि फरवरी से जो है मई तक होती है, और बजट सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्राउच स्टार्ट डैश प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। तो ये क्राउच स्टार्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो क्राउच स्टार्ट जो है ये स्प्रिंट प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया डैश नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत, यहाँ पे मान आ जाएगा, नियत होता है। तो डैश नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान है वो नियत होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, राइट हो जाएगा सम विभव तल जो है नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो है नियत होता है। नेक्स्ट में कहा गया जब दौलत पर आरोपित, दोलन आएगा भाई यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रही है यहाँ पे, कोई नहीं अगली बार से थोड़ा सा सही से करेंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सीरीज़ है काफ़ी फास्ट तरीके से बनाई गई है आपकी क्विक रीजन के लिए, इसीलिए टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हो सकती है, थोड़ी सी आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट टाइम से ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं इनको बिल्कुल जो है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं जब दोलन पर आरोपित प्रेरक बल आएगा यहाँ पे, ये आएगा दोलन की वास्तविक आवर्ती के बराबर हो जाता है तो इसे दोलन के आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाती है। दोलन की वृद्धि क्या कहलाती है, तो ये इसकी वृद्धि क्या कहलाती है, ये कहलाती है अनुनाद जो है इसकी वृद्धि कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है। तो ये जो खरीफ शब्द है ये अरबी का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है वो होता है पतझड़। वैसे खरीफ की फसल जो है हमारी कब बोई जाती है, रबी की फसल हमारी सर्दियों में बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है रबी की फसल बो दी जाती है, और जो खरीफ की फसल है वो गर्मियों के महीने में बोई जाती है, यानी कि अप्रैल मई में जो है इस फसल को बोया जाता है खरीफ का फसल। तो अरबी शब्द खरीफ का अर्थ हो जाएगा पतझड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट में बोला गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ था। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में, यानी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1997 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में पूछा गया निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी साहीवाल गाय। तो ये साहीवाल जो है गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे हल्लीकर और नागौरी और काठियावाड़ी ये दोनों भी जो है गाय की नस्ल है, और जो साहीवाल गाय हैं हल्लीकर के बारे में बता देता हूँ। हल्लीकर एक गाय की नस्ल है, यह कर्नाटक राज्य में जो है मूल निवासी है, कर्नाटक राज्य की
मूल निवासी है। उसके बाद नागौरी की बात करूं तो नागौरी भी एक नस्ल है गाय की, इसका मूल स्थान राजस्थान के नागौर में है। साहिवाल नस्ल की बात करूं तो ये पाकिस्तानी जेबू गाय है, पाकिस्तानी जेबू गाय है। ठीक है, ये एक जेबू गाय है और भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों के अंदर ये पाई जाती है। वैसे ज़्यादातर जो हमारे जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, इस साइड जो है ये गाय अधिकतर पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट में बोला गया है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ये यात्री हमारे भारत में आया था। और कब आया था? 1333 में आया था। ठीक है, 1333 में आया था। कहाँ है मोहम्मद बिन तुगलक? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप सभी जानते हैं, 1290 में जो है इसका जन्म हुआ था। तुगलक वंश के ये शासक थे। इनका शासनकाल जो था 1325 से 1351 तक इनका शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ से किया था? दिल्ली से देवगिरी ये अपनी राजधानी को ले गया था। और तुगलक वंश की जो स्थापना है गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 320 माफ कीजिएगा 1320 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इस वंश ने जो है कब तक शासन किया दिल्ली पर? 1320 से लेकर 1414 तक, 1414 तक जो है इसने शासन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद कुछ अभियान भी है मोहम्मद बिन तुगलक के। वैसे ये एक वैसे तो पढ़ा लिखा काफ़ी ज़्यादा राजा था। मुगल सल्तनत में, माफ़ कीजिएगा मुगल सल्तनत की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। बट इसकी जो है कुछ शंकी नीतियाँ थी जिसकी वजह से इस पर सवाल या निशान जो है वो खड़े हो जाते हैं। इसने जो है ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जो कि कोई भी एक राजा नहीं लेता, एक समझदार राजा, क्योंकि समय पर जो है ये राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया माफ़ कीजिएगा देवगिरी ले गया। उसके बाद जो है इसने जो है खुद का शासन इससे संभल नहीं रहा था। इसके बाद जो है बाहर का अभियान इसने ले लिया। बाहर का जो अभियान था खुरासान अभियान इसने करवा लिया। और जो सैनिक होते थे उनको जो है 1 या 2 साल का एडवांस जो है वेतन दे दिया। बताइए आज भी ऐसा नहीं होता है जब लोगों को एडवांस वेतन दे दिया जाता है, तो इससे जो है इसका खजाना भी खाली हो गया। इन सब चीज़ों से जो है इसका जो राज्य पर है वो काफ़ी प्रभाव पड़ा। और इसीलिए जो है इसको जो है थोड़ा सा शंकी जो है राजा बोले जाते हैं। और जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु पे कहा गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, ऊर्जा का यह रसायन कहलाता है। तो ऊर्जा का जो यह रसायन है वो क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडोनोसाइटी ट्राइफास्फोट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया दक्षिणी अमेरिका कौन सा देश जो है चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लैंड लॉक्ड कंट्री। तो चारों तरफ से जो है ये घिरा हुआ है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पैराग्वे जो देश है। ये कहाँ पर किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? तो ये दक्षिण अमेरिका के अंदर जो है ये आता है। और ये जो है चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ है, कोई भी समुद्री सीमा जो है इससे नहीं लगती है। और इसके बारे में आप याद रखना, पैराग्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? पैराग्वे की जो राजधानी है ये हो जाएगी असुनसियन, असुनसियन इसकी राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी इसकी? तो इसकी जो मुद्रा है वो हो जाएगी गुआरानी। गुआरानी इसकी वो मुद्रा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान जो है दिया था? तो ये दिया था एशियाई खेल संघ की जो स्थापना में है प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने जो है इस योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई खेल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1949 को,
13 फरवरी 1949 को दिल्ली के पटियाला हाउस में इसकी स्थापना हुई थी और ओलंपिक समिति के प्रतिनिधि और प्रसिद्ध खेल प्रशासक होते थे उस समय गुरु दत्त सोंधी, इन्हीं के नेतृत्व में जो है स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 27 में, भारत में कितनी भाषाओं को संस्कृत भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? संस्कृत आएगा, सांस्कृतिक आएगा यहाँ पे। चलो एक बार के लिए ये क्वेश्चन ही छोड़ दीजिएगा, सही नहीं लग रहा मेरे को, इसमें दिक्कत लग रही है। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं, कोई बात नहीं। 28 में बोला गया है किताब उल रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल रहेला जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। किताब उल रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। और यह जो इब्न बतूता था मोरक्को का निवासी था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अरबी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी और कब पूरा किया था? 1355 में। ठीक है, ये आप जानकारी आप याद रखना। किताब उल रहेला पुस्तक किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी है। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था, मोरक्को। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ये भूमध्य रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ये मालद्वीप से जो होकर है गुजरती है भूमध्य रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया है वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो कौन सा पदार्थ जो है उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धक जो पदार्थ होता है वो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर जो बंदरगाह हो जाएगा वो हो जाएगा कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी पर गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। और जो मुर्मू गोवा बंदरगाह है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो मुर्मू गोवा बंदरगाह जो है ये पश्चिमी तट पर अवस्थित है, पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो मोर्मू गोवा कहाँ पर है? गोवा राज्य में अवस्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात के राज्य पर गुजरात राज्य में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया 32 में देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास डैश द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा जो है ये विकास किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा जो है ये किया गया है। देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्ट और रिपोर्टिंग निगरानी का जो विकास है ये ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मूल अधिकार की यहाँ पे बात हुई है। मूल अधिकार कौन से हैं? तो मूल अधिकार कौन से होते हैं? सिद्धांत होते हैं, कर्तव्य होते हैं, बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार होते हैं या फिर नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मूल अधिकार होते हैं वो बुनियादी होते हैं, बेसिक होते हैं, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार ये होते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में बता चुका हूँ आपको। 14 से 35 तक मौलिक अधिकार है हमारे, 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है जिनको DPS भी बोला जाता है। 51 के अंदर हमारे जो है मौलिक कर्तव्य हैं। और स्टार्टिंग में हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया था। वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति 52 से स्टार्ट हो जाएंगे, 52 से अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो है राष्ट्रपति का कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है। ऐसी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी विरल माध्यम में जो है कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर डी। तो ये पेप्टीकरण जो है ये कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 35 में, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। ऊपर हम देख चुके हैं राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम राज्यसभा की संख्या देख चुके हैं। अब लोकसभा की बारी है, तो 552 जो है अधिकतम संख्या है लोकसभा के अंदर। इसके बारे में आपको एक जानकारी याद रखनी है, मैं बोल रहा हूं आराम से आप सुनते रहना। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 552 है। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा दिया गया है, जिसमें अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा में 530 जो सदस्य होते हैं वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो 20 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जो है 530 प्लस 20 जो है 550 जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद जो 2 आंग्ल भारतीय थे, ये राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते थे, परंतु जनवरी 2020 में 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत आंग्ल भारतीय सीटों को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, कार्य फंक्शन जो है वो कहलाती है। किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कार्य फंक्शन कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट में बोला गया क्वेश्चन नंबर 37 में, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ था। तो ये जेम्स प्रिंसप जो है महोदय होते थे, इन्हीं के द्वारा जो है अशोक की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था, 1837 में इनके द्वारा पढ़ा गया था। ये भी जानकारी आपको याद रखना है। महान अशोक के बारे में आप सब जानते हैं, मौर्य साम्राज्य से ये संबंध रखते हैं, मौर्य साम्राज्य के तीसरे ये शासक थे। पहले जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे उनका नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के जो उत्तराधिकारी थे वो महान सम्राट अशोक थे। और अशोक का जो जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था जो कलिंग युद्ध था, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया, तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है। तो कोयले की कैटेगरी होती है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो सर्वोत्तम कैटेगरी का जो कोयला होता है उसको एंथ्रेसाइट कहा जाता है, एंथ्रेसाइट। और निम्न कोयले का जो कोयला होता है वो भूरा कोयला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शब्द कहा गए थे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और महात्मा गांधी के द्वारा क्या नारा दिया गया था, 1942 में दिया गया था। 8 छोड़िए, डेट याद पर रखिएगा, 1942 में दिया गया था। क्या दिया गया था, करो या मरो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये बताइएगा आप, जो भगत सिंह थे इनके द्वारा क्या नारा दिया गया था, या एक इनकी जो प्रसिद्ध बात है इसी के रिलेटेड है, 1942 में ही इनके द्वारा जो है कहा गया था। क्या कहा गया था वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया, भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है। तो ये हो जाएगा कोचिन। कोचिन कहाँ पे हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और जो शिपयार्ड वाला बंदरगाह जो होता है वहाँ पे जहाज़ों की मरम्मत और देखभाल की जाती है। तो ये जो होगा सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा शिपयार्ड वाला, कोचिन के अंदर हो जाएगा, जो कि केरल के अंदर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से डैश तक जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 2 है दिल्ली से तक कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है दिल्ली से लेके कलकत्ता तक जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में कहा गया, वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या मतलब होता है। वॉलीबॉल जो खेल है इसके अंदर जो अंपायर होता है, रेफरी होता है, वो एक साथ जब 2 कार्ड दिखा देता है लाल और पीला, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है निष्कासन, यानी कि आपको बाहर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया, पतियों में वाष्पोर्जन की क्रिया मुख्यतः डैश के द्वारा संपन्न होती है। तो पतियों में वाष्पोर्जन की जो क्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है। 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा जी ये वाष्पोर्जन की क्रिया संपन्न होती है। जिंद अवस्था किस धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला था। तो महिलाओं को ओलंपिक खेलों में जो भागीदारी का अधिकार है वो किस वर्ष मिला था। तो ये मिला था ऑप्शन नंबर बी 1900 में जो है इनको अधिकार मिला था। और आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 1896 में हुई थी। यूथ ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो यूथ ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 2010 में हुई थी। शीतकालीन जो ओलंपिक की शुरुआत है वो कब हुई थी, 1924 में हुई थी। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये व्यक्त किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्थगन के शब्द के रूप में जो है इसको व्यक्त किया जाता है। उसके बाद कहा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। 1952 में जो है ये स्थापना हुई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 अगस्त को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 6 अगस्त 1952 को जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है। सूर्य की आंख से जो परत दिखाई पड़ती है, सूर्य की आंख से जो दिखाई पड़ने वाली परत है वो क्या कहलाती है, प्रकाश मंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 49 में किसी अभिकारक आएगा यहाँ पे, किसी अभिकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, संघट आवर्ती जो है इसकी कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ था। सबसे पहले आप याद रखना 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, मिनी संविधान इसको बोला जाता है। किसकी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। आप सुन लीजिएगा जो मैं मेन चीज बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले ए, 3 जनवरी को जो है 42वां संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। यहाँ पे ये 1977 लिख लेना आप। 1977 को लागू हुआ था और इस संशोधन को लघु संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के आपातकाल के दौरान किया गया था। इस संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे। इस संशोधन में मौलिक अधिकारों में कटौती की गई थी और मौलिक कर्तव्यों को जो है लागू किया गया था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन भाग 17 के। तो जल्दी से जल्दी आप इससे पहले जितने भी पार्ट्स थे उनको देख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा, आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।